नमस्कार। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के ज्ञान दूत फेज 2 में ई कंटेंट के तहत मैं डॉक्टर मैना निर्माण आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व के देशों में मैत्री, सहयोग और शांति स्थापना के लिए यूएनओ का गठन हुआ, किंतु इसके साथ साथ कुछ क्षेत्रीय संगठन भी उभर कर सामने आए। ये क्षेत्रीय संगठन दो प्रकार के थे। पहला, सैन्य संगठन, जिसमें हम नाटो, सीटो, सेंटो को शामिल कर सकते हैं। और दूसरे क्षेत्रीय संगठन आर्थिक आधार पर गठित हुए, जैसे यूरोपियन यूनियन, आसियान, नाफ्टा आदि। सार्क भी ऐसा ही एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जो आर्थिक और सामाजिक आधार पर गठित हुआ है। सार्क में 8 देश सम्मिलित है: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। ये दक्षिण एशिया के देश हैं और इन देशों की सीमा भारत से लगती है। अफगानिस्तान इसका एक अपवाद है, क्योंकि अफगानिस्तान को मध्य एशिया का क्षेत्र माना जाता है और दूसरी, इसकी सीमा डायरेक्ट भारत से नहीं मिलती, भारत के पाक अधिकृत क्षेत्र से इसकी सीमा मिलती है। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन की स्थापना का विचार भारत की आजादी से भी पुराना है। सबसे पहले अप्रैल 1947 में नई दिल्ली में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस में ऐसे संगठन के का विचार उभर कर सामने आया और इसके बाद में मई 1950 में फिलीपींस में बागई कॉन्फ्रेंस में और उसके बाद में अप्रैल 1954 में श्रीलंका में आयोजित कॉन्फ्रेंस में इस विचार पर, इस तरह के किसी मंच के निर्माण पर चर्चा हुई। कालांतर में शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में और भारत पाक के बिगड़ते हुए रिश्तों के कारण दक्षिण एशियाई संघ का जो निर्माण का ये विचार है ठंडे बस्ते में चला गया। 1980 के अंतिम दशक में 1977 और 80 के मध्य यह विचार फिर उभर कर आया और इस क्षेत्र के 7 देशों ने सैद्धांतिक रूप से एक व्यापारिक संघ बनाने और दक्षिण एशिया के लोगों में परस्पर मैत्री, विश्वास और समझ की भावना के साथ काम करने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु एक सैद्धांतिक सहमति हो गई। बांग्लादेश के राष्ट्रपति जकी उर रहमान ने इस क्षेत्र के देशों के साथ सैद्धांतिक सहमति हेतु लंबा पत्राचार किया और 1981 में जकी उर रहमान तथा नेपाल के राजा वीरेंद्र के प्रयासों से 7 देशों के विदेश सचिवों की एक बैठक कोलंबो में आयोजित हुई। 1983 में नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें सार्क की घोषणा को अंगीकार कर लिया गया। इसके बाद में 8 दिसंबर 1985 में ढाका में सार्क के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए तथा इसका नाम साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन रखा गया। आरंभ में सार्क में सहयोग के 11 बिंदुओं की पहचान की गई। ये सहयोग के 11 बिंदु थे: दूरसंचार, मौसम विज्ञान, कृषि अनुसंधान, साझी परियोजनाएं, परिवहन, जहाजरानी, पर्यटन, बाजार प्रोत्साहन, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सहयोग। अफगानिस्तान को 2005 में 13वें शिखर सम्मेलन में सदस्यता प्रदान हुई, यानी सार्क का जो 13वां शिखर सम्मेलन 2005 में हुआ, उसमें सार्क में अफगानिस्तान
को सदस्य बनाने के लिए एक लंबा विचार विमर्श चला और अफगानिस्तान को इसका सदस्य बनाने के लिए एक शर्त रखी गई। वह शर्त थी कि अफगानिस्तान में आम चुनाव संपन्न करवाए जाए। बाद में 2005 में अफगानिस्तान में आम चुनाव हुए। उसके बाद में अफगानिस्तान को सार्क की सदस्यता प्राप्त हुई। सार्क का अपना एक विशिष्ट महत्व है। न केवल ये क्षेत्र दक्षिण एशियाई देशों के लिए बल्कि विश्व के अनेक महाशक्तियों के आकर्षण का भी केंद्र है। इसके महत्व के कई बिंदु हैं, कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि विश्व सार्क के देश विश्व के 3% क्षेत्रफल पर बसे हुए हैं। 2019 के आंकड़ों के अनुसार सार्क विश्व का 3% भूभाग को घेरे हुए है। इसके महत्व का दूसरा बड़ा बिंदु है कि सार्क एक बड़ा बाजार के रूप में विश्व अर्थव्यवस्था को आकर्षित करता है। सार्क में विश्व आबादी का 21% विश्व आबादी की 21% जनसंख्या निवास करती है। 2015 के आंकड़ों के अनुसार सार्क की जनसंख्या 1 अरब 71 करोड़ 38 लाख थी, जो विश्व उत्पादक घटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सार्क विश्व अर्थव्यवस्था में सार्क की हिस्सेदारी 9.5 ट्रिलियन डॉलर है। सार्क की कुल जीडीपी 2017 के आंकड़ों के अनुसार 11.64 ट्रिलियन डॉलर है। सार्क अपने आप में प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण क्षेत्र है। अगर ये आपसी सहयोग और समझ से काम लेता है, सार्क के देश आपसी सहयोग और समझ से काम करते हैं, तो सार्क विश्व की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व में अपनी अलग पहचान बना सकता है। इसके महत्व का एक बड़ा कारण यह भी है कि सार्क दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था की उभरती हुई संभावनाओं को लिए हुए है। जैसा कि हमने अभी बात की, सार्क प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण क्षेत्र है और सार्क के सीमावर्ती क्षेत्र भी काफी प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है, जो कि खाद्यान्न, प्राकृतिक गैस और अन्य उपयोगी वस्तुओं के भंडार यहाँ विद्यमान है। अगर सार्क के देश आपसी सहयोग, समझ और इन सीमावर्ती देशों के साथ में सहयोग कर चलते हैं, तो सार्क की जो अर्थव्यवस्था है उसके उज्जवल भविष्य की संभावनाएं विद्यमान है और सार्क विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी विशिष्ट पहचान बना सकता है। सार्क के महत्व का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारक इसका रणनीतिक महत्व भी है। अफगानिस्तान, हिंद महासागर रिम, खाड़ी क्षेत्र, इराक और अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद में जो समीकरण उभर कर आ रहे हैं और एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो समीकरण उभर रहे हैं, उसके आधार पर उन समीकरणों के मद्देनजर दक्षिण एशिया यानी सार्क का रणनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया है। और अभी हाल के वर्षों में हम देख रहे हैं कि चीन की आक्रामक जो नीति है, उस नीति के संदर्भ में भी हम देखें तो सार्क अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। सार्क के हमने देखा कि 8 देश इसके सदस्य देश हैं। 8 सदस्य देशों के साथ साथ वर्तमान में सार्क के 9 देश पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में हैं। ये 9 देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये 9 देश सार्क के पर्यवेक्षक देश हैं। रूस और तुर्की ने भी 2012 में सार्क की सदस्यता हेतु आवेदन किया है।
सार्क के गठन के उद्देश्य कि सार्क का गठन क्यों हुआ, कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव थे जिनसे सार्क गठित हुआ, इसके तहत देखते हैं कि सार्क के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। ये उद्देश्य इस प्रकार है: दक्षिण एशियाई देशों के लोगों के कल्याण एवं जीवन स्तर में सुधार। दूसरा इसका ऑब्जेक्ट है दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, क्षेत्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, आपसी विश्वास, समझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना, सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ समान उद्देश्यों समान उद्देश्यों एवं लक्ष्यों हेतु सहयोग करना। ये सार्क के सिद्धांत सार्क के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। सार्क के अपने कुछ सिद्धांत भी हैं। सार्क के ये सिद्धांत इस प्रकार है: संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। ये इसका मूलभूत सिद्धांत है। ऐसा क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग के का विकल्प न होकर उसका पूरक होगा और ऐसा सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दायित्वों के अनुरूप नहीं होगा। ये इसके सिद्धांत या प्रिंसिपल निर्धारित किए गए हैं। सार्क के अंग, सार्क संगठन के अपने कुछ ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स हैं, जिनके द्वारा सार्क अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। सबसे पहले इस संदर्भ में सचिवालय पर हम चर्चा करते हैं। सचिवालय, सेक्रेटरिएट सार्क का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसकी स्थापना 16 जनवरी 1887 में काठमांडू में की गई। सार्क के सचिवालय में एक महासचिव और 8 निदेशक होते हैं। महासचिव की नियुक्ति मंत्री परिषद के द्वारा की जाती है और वर्तमान महासचिव एसाला रुवान वीराकुला है। इनकी नियुक्ति 1 मार्च 2020 को हुई और ये 1 मार्च 2020 से अगले 3 साल तक अपना काम करेंगे। सार्क के महासचिव की नियुक्ति 3 साल के लिए की जाती है। सचिवालय में प्रत्येक सदस्य देश अपना एक अधिकारी नियुक्त करते हैं और इन अधिकारियों को निदेशक कहा जाता है। चूंकि सार्क के 8 सदस्य हैं, तो वर्तमान में सार्क में 8 निदेशक कार्यरत हैं। सचिवालय संगठन की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समन्वय और निगरानी का काम करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मंचों एवं सार्क के मध्य एक चैनल के रूप में कार्य करता है और एसोसिएशन की बैठकों से संबंधित सेवाएं सचिवालय के द्वारा प्रदान की जाती है। सार्क का दूसरा जो अंग है वह है विदेश सचिवों की स्थायी समिति। यह समिति सार्क की संपूर्ण गतिविधियों और कार्यों की निगरानी करती है और उनमें समन्वय स्थापित करती है। ये सार्क के कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं का भी निर्धारण करती है और सार्क के संसाधनों का संगठन करती है। सार्क की विभिन्न परियोजनाओं के लिए इस स्थायी समिति द्वारा धन या वित्त उपलब्ध करवाया जाता है। अगला जो अंग है वह है विदेश मंत्रियों की मंत्री परिषद। विदेश मंत्रियों की
एक मंत्री परिषद भी सार्क के अंतर्गत है और इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। विदेश मंत्रियों की ये मंत्री परिषद संघ की नीतियों का निर्धारण करती है, इसके सामान्य हितों के मुद्दों पर निर्णय करती है और सहयोग के क्षेत्रों को चिन्हित करती है। इसका चौथा अंग है राष्ट्र प्रमुखों की बैठक, जिसे हम शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। अब तक सार्क के 18 शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन 2014 में काठमांडू में आयोजित हुआ और सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन 2016 में इस्लामाबाद में आयोजित होना प्रस्तावित था। भारत के उड़ी क्षेत्र पर हमला होने के कारण भारत सहित सार्क के 6 देशों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया और यह सम्मेलन आयोजित नहीं हो पाया। उसके बाद अभी तक कोई सम्मेलन आयोजित नहीं हो पा रहा है। उसके बाद में हम कहें कोविड कार्यकाल में भी किसी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, लेकिन सार्क की अन्य गतिविधियां निरंतर जारी है। सार्क के शिखर सम्मेलन की बैठक या सार्क के प्रमुखों की बैठक प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। सार्क के अपनी मुद्राएं हैं, जिसमें प्रत्येक देश की मुद्रा इसमें शामिल है। जैसे अफगानिस्तान 8 देशों की 8 मुद्राएं इसमें है और सार्क के 4 देशों की मुद्रा रुपए के रूप में है। सार्क की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है और सार्क के लिए वित्तीय संसाधनों का संगठन या वित्तीय संसाधन सार्क के सदस्य देशों के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। सार्क के अपने कुछ निकाय हैं, यानी इसकी अपनी कुछ बॉडीज स्थापित की गई हैं। ये है सार्क। सबसे पहले सार्क के बॉडीज में हम देखते हैं सार्क विकास फंड, यानी सार्क डेवलपमेंट फंड, जिसे हम SDF के नाम से जानते हैं। SDF का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र में सहयोग आधारित परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करना है, जैसे गरीबी उन्मूलन और विकास जैसी परियोजनाएं। जो SDF का मुख्यालय थिम्पू में यह है और SDF सार्क के 8 देशों में 80 उद्यमों को धन प्रदान करने के लिए सभी सार्क देशों में सामाजिक उद्यम विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसे SEDP के नाम से हम संबोधित करते हैं। भारत ने इसमें $100 मिलियन का अंशदान दिया है। सार्क विकास फंड की स्थापना अप्रैल 2020 में 16वें शिखर सम्मेलन में की गई। अगला इसका निकाय या बॉडी है दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, सार्क यूनिवर्सिटी। सार्क यूनिवर्सिटी की स्थापना का लक्ष्य 2007 में नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन में रखा गया, निर्धारित किया गया। सार्क विश्वविद्यालय भारत में अवस्थित है और इसके द्वारा प्रदान की गई डिग्रियां और जो सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, वे अन्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के समान ही मान्य है। सार्क यूनिवर्सिटी एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है। 2010 में सार्क यूनिवर्सिटी में छात्रों को प्रवेश दिया जाना शुरू किया गया और वर्तमान में यह यूनिवर्सिटी गणित, जैव प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर साइंस, डेवलपमेंट इकोनॉमी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विधि, समाजशास्त्र आदि में PhD और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाती है। इसका अगला निकाय या अगली बॉडी है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंफर्मिटी। इसकी स्थापना 25 अगस्त 2000 में
जो ये संगठन है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंफर्मिटी, ये 25 अगस्त 2011 से शुरू हो गया। 7 देशों में यह लागू कर दिया गया 25 अगस्त 2011 से। मानकीकरण और अनुरूपता यानी स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंफर्मिटी मूल्यांकन के क्षेत्र में सार्क देशों के मध्य यानी स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंफर्मिटी, जिसे हम मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के नाम से जानते हैं, यह सार्क देशों के मध्य समन्वय एवं सहयोग बढ़ाने और सहयोग प्राप्त करने के लिए इसकी स्थापना की गई। इसका लक्ष्य अंतर क्षेत्रीय बाजार में सुविधा प्रदान करने के लिए सामंजस्यपूर्ण मानकों का निर्माण करना, विकास करना रखा गया। इसका अगला निकाय, अगली बॉडी है सार्क मध्यस्थता परिषद, आर्बिट्रेशन काउंसिल। इसका मुख्यालय इस्लामाबाद में है। यह एक अंतर सरकारी निकाय है। यह बैंकिंग, निवेश और अन्य ऐसे संबंधित विवादों के उचित और कुशल समाधान के लिए कानूनी मंच प्रदान करता है। सार्क की उपलब्धियां। वैसे तो सैद्धांतिक रूप से सार्क की कई उपलब्धियां गिनाई जा सकती है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि सार्क आसियान के मुकाबले एक कमजोर संगठन हुआ है और ये खासी प्रगति नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी इसमें इसकी अपनी कुछ उपलब्धियां हैं, जिनमें हम मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, जिसे हम साफ्टा के नाम से जानते हैं। दूसरी इसकी उपलब्धि दक्षिण एशिया वरीयता व्यापार समझौता यानी साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग, जिसे साप्टा के नाम से जाना जाता है। तीसरी इसकी उपलब्धि गिनाई जा सकती है 1987 में काठमांडू में किए गए 2 महत्वपूर्ण समझौते। इसी संदर्भ में मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के संबंध में भी किया गया समझौता सार्क की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनाया जाता है। अगली इसकी उपलब्धि के रूप में सेवाओं में व्यापार पर सार्क समझौता, सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, इसको भी हम गिना सकते हैं। और अगली जो इसकी उपलब्धि है सार्क वीजा में छूट। ऐसे कुछ समझौते सार्क देशों के मध्य हुए हैं जो इस क्षेत्र की गतिविधियों को और इस क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने हेतु किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुक्त व्यापार क्षेत्र साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया के बारे में, यानी साफ्टा। साफ्टा की मांग 1985 में 8वें शिखर सम्मेलन में रखी गई। 1995 में इसकी मांग रखी गई और 1998 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सार्क को सफल बनाने के लिए 2000 वस्तुओं पर एक तरफा भारत की तरफ से छूट दिए जाने की घोषणा की गई। घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी ने की और साफ्टा को जल्दी से जल्दी लागू करने की मांग उन्होंने उठाई। 2004 में साफ्टा पर सार्क देशों में सहमति बनी और 2005 में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए। साफ्टा के अंदर कुछ व्यवस्थाएं, कुछ प्रावधान किए गए। इनमें महत्वपूर्ण प्रावधानों पर हम चर्चा करते हैं। साफ्टा में सार्क के देशों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। ये 2 श्रेणियां थी, गैर अल्प विकसित यानी नॉन एलडीसी राष्ट्र, और दूसरी जो श्रेणी है वह अल्प विकसित राष्ट्र यानी एलडीसी की श्रेणी। इन 2 श्रेणियों में सार्क के देशों को बांटा गया। नॉन एलडीसी में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका को रखा गया और एलडीसी की श्रेणी में 5 देश रखे गए। ये 5 देश बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान थे। साफ्टा के तहत ये तय किया गया कि नॉन एलडीसी श्रेणी के जो राष्ट्र हैं वे 2008 तक
अपने सीमा शुल्क को घटाकर 20% लेके आएंगे। और जो एलडीडी एलडीसी श्रेणी के जो राष्ट्र हैं, उनके लिए ये लक्ष्य 2012 तक निर्धारित किया गया। यानी एलडीसी श्रेणी के राष्ट्र 2012 तक अपने सीमा शुल्क को घटाकर 20% लाएंगे। भारत और पाकिस्तान के लिए ये निर्धारित किया गया कि भारत और पाकिस्तान 2012 तक अपने सीमा शुल्क को घटाकर 5% तक लाएंगे। और जो एलडीसी यानी अल्प विकसित राष्ट्र हैं, वे इस लक्ष्य को 2016 तक प्राप्त करेंगे। यानी एलडीसी श्रेणी के राष्ट्र 2016 तक अपने सीमा शुल्क को घटाकर 5% लाएंगे। इस तरह 2016 तक साप्टा को लागू करने का प्रावधान रखा गया, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है। साप्टा में मुक्त व्यापार को संवेदनशील सूचियों पर लागू नहीं किया गया। संवेदनशील सूची एलडीसी देशों की एक लंबी सूची है। संवेदनशील सूची में एलडीसी देशों की सूची लंबी है और नॉन एलडीसी देशों की सूची को छोटा रखा गया। संवेदनशील सूची से तात्पर्य है कि जो अविकसित देश हैं, उन्हें संरक्षित श्रेणी की कुछ वस्तुओं पर एक संरक्षण दिया गया कि वे उन वस्तुओं पर अपने टैरिफ में, अपने सीमा शुल्क में कमी नहीं करेंगे। तो ऐसी सूची जिनमें अल्प विकसित देशों को ये सूची लंबी रखने की सुविधा प्रदान की कि वे अपनी अधिक वस्तुओं पर सीमा शुल्क को कम नहीं करेंगे। और विकसित देशों की जो सूची है वह छोटी रखी गई कि वे ऐसी संरक्षित श्रेणी में कम वस्तुओं को शामिल करेंगे जिन पर वे सीमा शुल्क को कम नहीं करेंगे। अगली इसकी उपलब्धि है दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग यानी साप्टा। साप्टा पर 1993 में 7वें शिखर सम्मेलन में ढाका में हस्ताक्षर हुए और 1995 से इसको लागू कर दिया गया। साप्टा के अंतर्गत लगभग 5500 वस्तुओं को सम्मिलित किया गया, जिसमें से सर्वाधिक 3500 वस्तुओं पर भारत ने छूट दी। अगली इसकी उपलब्धि है 1987 में काठमांडू सम्मेलन में किए गए 2 महत्वपूर्ण समझौते। ये दोनों महत्वपूर्ण समझौते कौन से हैं? पहला है एशियाई खाद्यान्न भंडार समझौता और दूसरा एशियाई क्षेत्रीय आतंकवाद शमन अधिनियम। एशियाई खाद्यान्न भंडार समझौते के तहत आज सार्क के देशों ने 2 लाख टन संरक्षित खाद्यान्न भंडार स्थापित करने की योजना बनाई। इसमें भारत ने 1.53 लाख टन, पाकिस्तान ने 19,100 टन, बांग्लादेश ने 21,000 टन, नेपाल ने 2600 टन, श्रीलंका ने 2800 टन और मालदीव ने 20 टन अनाज प्रदान किया। इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण समझौता है क्षेत्रीय आतंकवाद शमन अधिनियम, रीजनल कन्वेंशन ऑन द सप्रेशन ऑफ टेररिज्म। क्षेत्रीय आतंकवाद शमन अधिनियम, इसमें सार्क सदस्यों द्वारा यह तय किया गया कि वे दूसरे किसी राष्ट्र में गृह युद्ध अथवा आतंकवादी गतिविधियों का गठन नहीं करेंगे और आतंकवाद के नियंत्रण की दिशा में यह समझौता एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभर कर सामने आया। अगली इसकी उपलब्धि मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के संबंध में किया गया समझौता है। 1988 में इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन में वर्ष 1989 को मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के विरुद्ध सार्क शिखर वर्ष घोषित किया गया। 1990 में आगे चलकर मादक पदार्थ तथा मनोविस्तारकारी
द्रव्यों के संबंध में सार्क अभी अभियान पत्र पर हस्ताक्षर हुए। नेक्स्ट उपलब्धि के रूप में हम सेवाओं में व्यापार पर सार्क समझौता ले सकते हैं। हमने देखा कि साफ्टा में जो एग्रीमेंट हुआ वह एग्रीमेंट केवल वस्तुओं पर था, उस पर प्रौद्योगिकी और सेवाओं को उसमें शामिल नहीं किया गया। सेवाओं के संदर्भ में ये साप्टा का समझौता, सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, एक महत्वपूर्ण समझौता था। इस समझौते में अंतर क्षेत्रीय व्यापार का विस्तार करने और सेवा क्षेत्र में व्यापार उदारीकरण आदि के लिए सुविधा प्रदान की गई। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और नेपाल जैसे एलडीसी देशों के लिए उनकी विकास संबंधी आवश्यकताओं और जरूरतों के अनुरूप उनको विशेष व्यवहार दिए जाने की व्यवस्था की गई। सार्क की अगली उपलब्धि सार्क वीजा छूट के रूप में दर्ज की गई। सार्क वीजा छूट समझौता 1992 में संपन्न हुआ। यह इस्लामाबाद में चौथे शिखर सम्मेलन में इस समझौते पर सहमति बनी, हस्ताक्षर हुए। सार्क वीजा छूट के तहत गणमान्य व्यक्तियों की विशेष श्रेणी के लिए वीजे में विशेष छूट दी गई। वर्तमान में इस छूट के तहत 24 श्रेणियां सम्मिलित की गई, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सांसद, वरिष्ठ अधिकारी, कारोबारी, पत्रकार और खिलाड़ी सम्मिलित है। इन गणमान्य व्यक्तियों को सार्क वीजा छूट के तहत वीजा स्टिकर दिए जाते हैं। इस तरह सार्क ने सैद्धांतिक रूप से अपनी कुछ महत्वपूर्ण समझौते किए हैं और ये महत्वपूर्ण समझौते सार्क की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दर्ज किए गए हैं। अगर सार्क के सदस्य देश इन पर ईमानदारी से काम करते हैं तो सार्क एक मजबूत क्षेत्रीय सहयोग संगठन के रूप में उभर कर सामने आएगा और विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करवा पाएगा। धन्यवाद।